तो देखिए, पहले अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, अब ईरानी ब्रिगेडियर जनरल की यूएस को चेतावनी साफ साफ यहां पर सामने आई, जहां पर इब्राहिम ज़ोल्फागारी ये कह रहे हैं कि ईरान दबाव में वार्ता नहीं करेगा। इब्राहिम उनका ये कहना है कि जब तक नाकेबंदी तब तक वार्ता संभव नहीं है, ईरान अपने बयान पर कायम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हमले का करारा जवाब देने को वो तैयार हैं। अब आप देखिए, लगातार जो बातें यहाँ पर बातचीत की यहाँ पर हो रही थी, तो बातचीत होगी या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे हालातों में तो बातचीत भी मुश्किल लग रही है। जहां पर पाकिस्तान में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जेडी वांस वहां से तैयार हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान को हामी भरनी होगी इस बातचीत के लिए। रिफत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, आपसे जानना चाहेंगे, अब आपको लग रहा है, क्योंकि आप लंबे वक्त तक इजरायल में रहकर आए, आपने समझा चीजों को, इजरायल की भूमिका को भी आप यहां पर बताइए, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इतनी धमकियों के बीच क्या ईरान बातचीत की टेबल तक आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट दूसरे दिन दूसरे स्टेटमेंट, लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक ईरान की तो बात ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखिए जंग जारी थी, सीज फायर अनाउंस किया गया, ऐसा समझा जा रहा था कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दिया जाएगा। उसके बाद भी यूएस ने अपने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी और नेवल ब्लॉकेड किया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, नेवल ब्लॉकेड का मतलब यह है कि जो ईरान के पोर्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस हैं जो ईरान की ओर शिप्स को जाने नहीं दे रहे हैं और ईरान से आगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की ओर शिप्स को जाने नहीं देते हैं। यानी पूरा जो है पोर्ट्स पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है। हालांकि ये जो प्रेजेंस यूएस फोर्सेस की ईरान के इर्द गिर्द है, ये यूएस फोर्सेस के लिए एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि अगर जंग फिर से शुरू होती है तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा टारगेट बनेंगे, क्योंकि ईरान के लिए बहुत मुश्किल होता है इस्राइल को निशाना बनाना, क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी है। इसी वजह से जहां पर भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज में यूएस फोर्सेस की मिलिट्री बेसेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा था। तो यानी अब ईरान के लिए आसान होगा यूएस फोर्सेस पे अटैक करना। जितनी ज्यादा प्रेजेंस इस एरिया में यूएस फोर्सेस की होगी, उतना दबदबा यूएस फोर्सेस का तो होगा, लेकिन वो टारगेट पे भी रहेंगे। ईरान के लिए आसान होगा उनको निशाना बनाना। उससे यूएस जो है सकते में आ सकता है, क्योंकि यूएस की जो इंटरनल कंडीशंस इस वक्त यूएस में है वो ठीक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है उसे यूएस में कि वो यूज हो रहे हैं इसराइल के लिए, यानी वो अपने फोर्सेस को इसराइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर फोर्सेस की प्रेजेंस ज्यादा बढ़ गई, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा यूएस फोर्सेस जो है इस वक्त ईरान की ओर से टैकल किया जाएगा, इस पर नजरें रहेंगी। आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच यूएई से एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान आपको बता देते हैं, जहां पर एक सीनियर स्कॉलर ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बोझ बता दिया है। यूएई के स्कॉलर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने कहा है कि अब यूएई को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और यूएई खुद को बचाने में सक्षम है। आप देखिए, आप गल्फ कंट्रीज में भी फूट यहां पर देखने को मिल रही है। अमेरिका के वजह से ही ये हालात ऐसे पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से यूएई भी ना सऊदी अरब अपने व्यापार कर पा रहा है। और बेशक अब ये दोस्त, अब जितने भी ये कंट्रीज थे जो अब तक अमेरिका के दोस्त कहीं ना कहीं थे, कहीं ना कहीं इन पर निर्भरता यहां पर थी, अब इन्होंने बोलना शुरू किया है और ये एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ अब बातें रखते हुए सामने आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने एक बड़ा दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक युद्ध विराम उल्लंघन के बाद उत्तरी सीमा के पास खतरा पैदा कर रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हवाई हमलों में मार गिराया गया। दक्षिण लेबनान में बिंत जुबैल और लितानी इलाके में दो अलग अलग लड़ाकों के जो ग्रुप हैं उनकी पहचान की गई, जिसके बाद एयरफोर्स ने तुरंत कार्रवाई की और खतरे को खत्म कर दिया है। तबाही की तस्वीरें आप देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि लेबनान में इस वक्त क्या स्थितियां हैं। लेबनान भी इस पूरी युद्ध की आग झेल रहा है सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह की वजह से। हालांकि वहां पर जो हिजबुल्लाह है उसका जो प्रभुत्व है, उसका जो प्रभाव है, पूरे लेबनान की राजनीति में भी यहां पर बना रहता है। शैलेंद्र और नीरज भी लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे इस सिचुएशन को, क्योंकि आपको अब ऐसा लग रहा है कि लेबनान इस आग में घिर चुका है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा। देखिए शिवानी, लगातार कोशिश ये भी रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो लेबनान में जो चल रहा है उसको रोका जाए। उन्होंने यहां तक भी पोस्ट कर दिया था कि वो कहीं ना कहीं रोक रहे हैं इजराइल को कि वो इस तरह के हमलों को कंप्लीटली बंद करें। सीजफायर की घोषणा भी हुई। लेबनान के साथ जो बातचीत है उसको लेकर भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई है इजराइल और लेबनान के बीच में, लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो कहीं बदलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं कि अगर उनको लगेगा कि सीजफायर उल्लंघन हुआ है और उनको अगर लगेगा कि उन पर हमला हो
सकता है, तो ऐसे में वो सीधे तौर पर हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे, वो हमले से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक लंबी लड़ाई है, इसको 1 या 2 दिन में हम पूरा नहीं कर सकते, हमारे ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में जो ये हालात लेबनान में बने हुए हैं, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाले। नीरज, आपका समीकरण क्या कहता है, क्योंकि आप भी लंबे वक्त से शैलेंद्र की तरह इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते आए हैं, जिस तरीके से इजरायल के हमले अब भी जारी हैं, फिर बातचीत की टेबल भी सज गई है, ईरान के लिए क्या ये सही मौका है इस वक्त कि वो बातचीत की टेबल तक आए और कोई निष्कर्ष निकाले, या फिर अमेरिका के लिए भी क्या ये सही वक्त है? देखिए, जहां तक लेबनान और इजरायल की बात है तो लेबनान के साथ वार्ता एक हो चुकी है, राजदूत स्तरीय, और पहली बार बहुत लंबे वक्त के बाद 1983 के बाद वो बातचीत हुई थी, इतने हाई लेवल पे, एम्बेसडर लेवल पे बातचीत हुई थी वॉशिंगटन की मध्यस्थता में। फिर ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में 10 दिनों का सीज फायर ऐलान किया था, और एक बार फिर राजदूत स्तर की वार्ता जो है वो आने वाले थर्सडे को होने वाली है अमेरिका की मध्यस्थता में। तो ये तो वहां रही बात हिजबुल्लाह पर हमले की बात, हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह ट्राइलेटरल टॉक नहीं है। अमेरिका जरूर मीडिएटर के तौर पे मौजूद रहेगा, लेकिन हिजबुल्लाह का से वहां नहीं रहेगा इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत में। तो हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों पर अगर इजराइल हमला करता है तो उससे मुझे लगता है ईरान को भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से शांति वार्ता के दिन, सीज फायर की घोषणा के दिन जिस तरह के हमले इजराइल ने लेबनान के अंदर किए थे, खासकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, उससे ईरान को दिक्कत थी। तो मुझे लगता है लेबनान का मसला अभी आड़े नहीं आएगा। अभी जो आड़े आ रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो एक्सेसिव डिमांड्स है और ट्रस्ट फैक्टर है। एक बार अगर जेडी वेंस या पाकिस्तान की तरफ से या खुद ट्रंप की तरफ से ईरान को ये विश्वास में ला दिया जाता है कि आप सबसे बड़ी बात नीरज, यहाँ पर जो एक्सेसिव डिमांड्स की आप बात कर रहे हैं ना, यही कह रहा है ईरान की एक्सेसिव डिमांड्स यहाँ पर खत्म कर दी जाए तो हम सारी शर्तों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायल से ही, जहां पर इजरायल और लेबनान के बीच तनाव के बीच अब कूटनीतिक हलचल भी तेज होती दिख रही है। एक्सियोस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल को दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की अहम बातचीत होने जा रही है, जिसकी मेजबानी अमेरिका करेगा। वॉशिंगटन डीसी में होने वाली ये बातचीत राजदूत स्तर पर यहां पर होगी। आप देखिए, एक्सियोस न्यूज एजेंसी का ये दावा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल को दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की अहम बातचीत होने जा रही है, जिसकी मेजबानी खुद अमेरिका यहां पर करेगा। वॉशिंगटन डीसी में ये वार्ता यहां पर होगी और राजदूत स्तर की पूरी बातचीत यहां पर होगी इजरायल और लेबनान के बीच में। देखिए, हालात अगर संभालने हैं तो बेशक इन दोनों देशों को बिठाकर भी आपस में बातचीत यहां पर करवानी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार इस वक्त जो तस्वीरें आईडीएफ की ओर से भी सामने आ रही हैं, दक्षिणी इजरायल का जो इलाका है आपने देखा कैसे खत्म हो चुका है। और इस बीच देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच आज होने वाली बातचीत को लेकर एक बार फिर भ्रम की स्थिति बन गई है। अल अरबिया इंग्लिश के मुताबिक रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अभी अमेरिका में ही मौजूद है और पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा था कि जेडी वैंस कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। वहीं सीएनएन की व्हाइट हाउस संवाददाता के मुताबिक मंगलवार को यानी आज को जेडी वैंस के पाकिस्तान रवाना होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने यात्रा के समय की औपचारिक पुष्टि नहीं की है।